हे एवरीवन, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का रैपिड पीवाईक्यू सीरीज देखेंगे। 2019 से लेके 25 तक के 13 पेपर के पीवाईक्यू एंड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फटाफट कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टारगेट रखते हैं 50,000 लाइक्स का। लेट अस बिगिन। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस से हम यहां पे स्टार्ट करेंगे। राइटिंग केमिकल रिएक्शन में कुछ नहीं होता, उसके ऊपर कुछ पूछते नहीं है। बैलेंसिंग हमें आनी चाहिए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप डब्बा बिब्बा बना के एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट बैलेंसिंग आपको करनी होती है। वो भी पीवाईक्यू में क्या क्वेश्चन पूछा था आपको बताऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। ठीक है, क्या होता है यहां पे बताओ। ए और बी ऐसा दो रिएक्टेंट है, वो कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। दो से ज्यादा रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, टू और मोर रिएक्टेंट, दो से ज्यादा कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। बैलेंसिंग इधर मैं नहीं कर रहा हूं, आपका होमवर्क रहेगा। पूरे सेशन का पीडीएफ, ये जो पूरा लेक्चर है इसका पीडीएफ विद पीवाईक्यू सॉल्यूशंस कहां मिलेगा पता चलेगा आपको आगे। ठीक, तो ये एक रिएक्शन हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बनाते हैं, ये एक हो गया। कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके CO2 बनाते हैं, ये एक हो गया। ये सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गए। तो यहां लिया है कैल्शियम ऑक्साइड, क्या होता है क्विक लाइम। जब उसको आप पानी में डालोगे तो वापस एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिलेक्ड लाइम बनता है। काफी सारी हीट भी प्रोड्यूस होती है, तो इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। एक्सो मतलब क्या, बाहर आ रहा है। थर्मिक मतलब क्या, टेम्परेचर, हीट। तो हीट इज गिवन आउट। यहां पे देखो, ये जो मेरा बीकर है इसके अंदर जब मैंने ये रिएक्शन किया तो बीकर गर्म हो रहा है, मेरे को चटका लग रहा है, हीट बाहर आ रही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सिंपल। हीट इज गिवन आउट, इतना याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए फिर एक और रिएक्शन यहां पे आपको दिखाई देगा, बता देता हूं। देखो, जैसे मैंने टेस्ट ट्यूब में HCl लिया और उसको मैंने गर्म किया, तो HCl का ऐसा ऐसा फ्यूम्स बाहर आएगा। क्या बाहर आएगा, फ्यूम्स। चलो, फिर मैंने एक ग्लास रॉड को मैंने अमोनिया के सॉल्यूशन में डिप करके निकाला, तो इस ग्लास रॉड के ऊपर अमोनिया लगा हुआ है और वो अमोनिया का भी क्या आएगा, फ्यूम्स आएगा। वहां पे अमोनिया का भी फ्यूम्स आएगा। तो HCl और अमोनिया ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, NH3 फ्यूम्स मतलब गैसियस फॉर्म में, बराबर है, प्लस HCl, इसके भी फ्यूम्स आ रहे हैं, मतलब ये भी गैसियस फॉर्म में है। जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होकर मुझे मिलेगा NH4Cl। और ये NH4Cl आपको व्हाइट कलर का धुआं दिखाई देगा, ये दिख रहा है। ये जो धुआं दिखाई दे रहा है वो क्या है, NH4Cl। मतलब क्या, ये सॉलिड फॉर्म में आपको मिलता है। उसके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में धुएं के फॉर्म में आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। NH4Cl क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए इस तरीके से ये व्हाइट धुआं दिखाई दे रहा है आपको यहां पे, ये बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। चलो, डीकंपोजिशन रिएक्शन की बात करेंगे। एक सिंगल रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट उसको आप तोड़ दोगे, इट विल डिकम्पोज टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट। 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट यहां पे आपको मिलेंगे फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट। एग्जांपल ले लो शुगर का, वेरी इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू में 2 बार 3 बार पूछा गया है। शुगर है ये आपका, ठीक है, सुक्रोज। सिंपल भाषा में शुगर बोलूंगा तो चलेगा। जो घर पे हम चीनी खाते हैं ये वो होती है C12H22O11। जब इसको आप गर्म करोगे तो वो डिकम्पोज होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, एंड आपको क्या मिलेगा, कार्बन और वाटर मिलेगा। 12 कार्बन मिलेगा, ठीक है, और 11 H2O मिलेगा। काउंट कर लो, बैलेंस्ड इक्वेशन। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट, इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं। तो आपको इधर 2-3 चीजें याद रहनी चाहिए। नंबर 1, एक तो क्विक लाइम क्या है, क्विक लाइम म्हणजे CaO, स्लेक्ड लाइम म्हणजे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस, एंड लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये 3 लाइम याद रहेगा आपको। लाइम मतलब लींबू नहीं है, ठीक है, स्लेक्ड लाइम। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ही सॉल्यूशन को, एक्वियस सॉल्यूशन को बोलेंगे लाइम वाटर, ये भी याद रखना। ठीक है, तो क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके एक्वियस सॉल्यूशन को लाइम वाटर बोलते हैं, एंड कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन बोलते हैं। चलो इतना याद रख लो। तो यहां पे इसको हम डिकम्पोज कर रहे हैं हीट करके, कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, CO2 गैस,
लिबरेट होती है, रिलीज होती है। आप यहाँ पे स्मॉल जी लगा सकते हो, देखो CO2 के आगे आप स्मॉल जी लगा सकते हो, या तो CO2 के आगे आप अपवर्ड एरो लगा सकते हो। दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों में से कोई भी एक आप लिखोगे, ब्रैकेट में जी लिखो या अपवर्ड एरो लिखो, इसका मतलब है गैस प्रोड्यूस हो रही है, लिबरेट हो रही है। ठीक है, इतना याद रखना अपने को। चलो एक और एग्जांपल है वाटर का, वाटर नहीं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पेरोक्साइड। ठीक है, तो अपने आप डिकम्पोजिशन होता है उसका, सनलाइट वगैरह में रख दोगे ना तो अपने आप वो ब्रेक डाउन होता है, डिकम्पोज होता है, एंड आपको क्या बना के देगा? वाटर एंड ऑक्सीजन, वाटर एंड ऑक्सीजन। ये याद रखना है आपको। हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपने आप सनलाइट में खुले में रख दोगे तो धीरे धीरे करके वो डिकम्पोज होता है इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन में अपवर्ड एरो दिया हुआ है, अपवर्ड एरो के जगह पे इधर आप जी लिखोगे तो भी चलेगा, दोनों में से एक लिखना है। ठीक है, चलिए फिर यहां पे क्या किया हुआ है समझ लो। कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, लाइमस्टोन CaCO3, उसको अपन गर्म कर रहे हैं। गर्म करेंगे तो क्या होगा मुझे बताओ? चलो इधर तुम CaCO3 लिया, उसको तुमने गर्म किया, डिकम्पोजिशन होकर तुमको क्या मिला? कैल्शियम ऑक्साइड मिला और CO2, अपवर्ड एरो दिखाऊंगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट भी सॉलिड रहेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ CO2 गैस बनी, वो CO2 गैस ऐसे 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 करके कहां गई? फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वियस सॉल्यूशन, ब्रैकेट में AQ, Q बराबर लग रहा है Q, AQ। अच्छा, तो अभी लाइम वाटर कैसा बनाने का? लाइम वाटर कैसे बनाओगे? आप लोगे कैल्शियम ऑक्साइड, उसको डालोगे पानी में, पानी में डालने के बाद कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अभी हमने पढ़ा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वियस सॉल्यूशन मिलेगा, प्लस हीट भी आती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो ये बन गया आपका लाइम वाटर। ठीक है, अब जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लाइम वाटर में जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, तो आपको वापस क्या मिलता है? CaCO3 प्लस H2O। तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे वापस से कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, इसका और इसका, और आपको CaCO3 का सॉलिड प्रेसिपिटेट यहां पे मिलने वाला है। सॉलिड पार्टिकल्स मिलेंगे तो आपका जो लाइम वाटर है इट विल टर्न मिल्की। व्हाई? बिकॉज ऑफ व्हाइट इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। व्हाइट कलर के आपका जो लिक्विड है उसमें ऐसा 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 व्हाइट कलर का कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनेगा, इसलिए आपका लाइम वाटर विल टर्न मिल्की। समझ में आ गया पूरा कहानी? ये तुम्हारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इधर लिख दो, ये तुम्हारा डिकम्पोजिशन। ठीक, ये हमने देखा था नीचे, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहले देखा लाइम वाटर का, फिर ऊपर वापस हमने देखा एक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ और कैल्शियम कार्बोनेट बना। ठीक है, वैसे एक और बात आपको चाहिए तो बता दूं, ये जो रिएक्शन है ये एक प्रकार का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन कहां लिखूं, जगह नहीं है, न्यूट्रलाइजेशन, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होता है, एसिडिक, फिर ये बेसिक है, बेस है। ठीक है, ये सॉल्ट है और ये वाटर है, तो इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। चलो इतना सब तो मैंने लिखा, इरेज करने का मन तो नहीं करता है लेकिन कोई बात नहीं। ये आपका पहला रिएक्शन, ये आपका ये क्विक लाइम, सॉरी स्लेक्ड लाइम, और बाद में तीसरा रिएक्शन ऐसे लिख दूंगा इधर मैं, CO2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स मी CaCO3 सॉलिड प्लस H2, एंड ये क्या है? एक प्रकार का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, चलो पूरे सेशन का PDF किधर मिल जाएगा? इजी लर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया प्ले स्टोर से, फ्री मटेरियल में होम पेज के ऊपर फ्री कंटेंट में क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड, उसमें रैपिड PYQ सीरीज जितने भी अपने सेशन हो रहे हैं सबका PDF इधर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप जिस किसी बैच में हो, अभी 10th खत्म होगा तो 11th में जाओगे, 11th का अपना उड़ान बैच होता है। अगर आपकी 10th की शुरुआत है
तो अपना आरंभ बैच होता है, आरंभ 6.0। तो आप जिस किसी बैच में हो, इजी लर्निंग के ऊपर 4 प्रकार के बैचेस हैं, 9th का, 10th का, 11th का, 12th का। 9th 10th का ऑल सब्जेक्ट्स का अपना इंग्लिश एंड सेमी इंग्लिश के ऊपर फोकस है। 11th 12th में अपना MH बोर्ड का, महाराष्ट्र बोर्ड का जो साइंस है और MHT CT इसके ऊपर फोकस रहने वाला है, ठीक है। ये हमारा 2025 का सुपर रिजल्ट है। 2 बच्चे हैं, गुंजन और वेंकटेश, दोनों ने 100% लाया हुआ है। 127 बच्चे हैं जिन्होंने 90% से अधिक परसेंटेज लाए हैं और 31 बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट रैंक लाया है उनके स्कूल में। अल्टीमेट परफॉर्मेंस था बच्चों का, इस साल भी होगा, आई एम वेरी वेरी श्योर। ये अपना 11th का टीम है। यहां पर एक बात बता दूं, एक और रंजीत सर हैं, रंजीत सर जो फिजिक्स के लिए ऐड हुए हैं। तो अभी आपको फिजिक्स के भी 2 टीचर मिलेंगे, शुभम सर भी ले रहे हैं, रंजीत सर। बायोलॉजी के 2 टीचर हो गए, खुशी मैम और मैं बायोलॉजी ले रहे हैं। फिर मैथ्स के लिए योगेश सर हैं एंड एक और टीचर आ सकते हैं, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर। और मरिया मैम केमिस्ट्री ले रही है, उनके साथ एक और मैम रहेंगी जो केमिस्ट्री लेंगे। तो ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास 2-2 टीचर होंगे यहाँ पे, ठीक है। किसी भी बैच में आप जाते हो तो आपको क्या क्या मिलेगा प्रीमियम फीचर में? लाइव इंटरैक्टिव क्लास टीचर के साथ, लाइव लेक्चर के अंदर आप डाउट क्लियरिंग कर सकते हो, ठीक है। टेस्ट सीरीज, MCQ, सब्जेक्टिव, दोनों टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट चेक करके भी दिए जाएंगे 10th में और 12th में, तो ये भी चीज हम प्रोवाइड करते हैं। पेपर चेकिंग होती है। IVR नंबर, पर्सनल मेंटरशिप के लिए फोन नंबर दिया जाता है, किसी भी टीचर को आप कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, या कोई प्रॉब्लम है तो वो भी शेयर करके उसका एक सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं। एक्सेस ऑफ एनी अपकमिंग बैच, आपने जैसे 10th का बैच लिया तो आगे अगर कोई क्रैश कोर्स आएगा तो वो भी आपको साथ में फ्री मिलेगा, अलग से लेने की जरूरत नहीं है। खजाना, पिछले बैच का रिकॉर्डिंग्स, टेस्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट मटेरियल, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड, पहले ही दे देंगे हम आपको, ताकि वो भी आपको पढ़ना है उसमें से तो आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। एग्जाम के पहले लाइव रिवीजन जूम के ऊपर रहता है, ठीक है। ये हर बैच में आपको मिल जाएगा। तो कोई भी दिक्कत है, कोई भी इंक्वायरी करनी है, पढ़ने में दिक्कत है तो बैच के रिगार्डिंग अगर कोई इंक्वायरी है तो ये दोनों एजुकेशनल काउंसलर्स के नंबर हैं, उनके ऊपर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। चलो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे। आयन मतलब क्या? एनी चार्ज्ड पार्टिकल, जैसे कैटायन, एनायन, ठीक है। आयन ऑफ अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस आयन ऑफ अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जैसे आयन और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन अगर मैं देखूं तो केना ली ने कार मांगी ऑल्टो जेन फेरारी। बाय द वे ये जो टेक्निक है रिएक्टिविटी सीरीज याद रखने की, ये मुझे मेरे टीचर ने मेरे 12th में बताई थी 2012 में। तो पिछले 14 साल से ये टेक्निक मुझे पता है और मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं। तो पिछले 10 साल से मैं ये टेक्निक अपने बच्चों को दे रहा हूं, नया नहीं है, बहुत पुराना। मेरे टीचर ने मेरे को दिया था, उन्होंने भी शायद उनके टीचर से पढ़ा होगा, तो ये टेक्निक बहुत पुरानी है। किनाली ने कार मांगी ऑल्टो जेन फेरारी। ये आपका लोखंड है, ये आपका कॉपर है। हु इज मोर रिएक्टिव? लोखंड इज मोर रिएक्टिव। तो लोखंड क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। FeSO4 और कॉपर मिलेगा। FeSO4 का कलर ग्रीनिश येलो होता है। तो एक बात बताओ, आपका जो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ग्रीनिश येलो कलर का हो जाएगा, FeSO4 बनेगा एंड कॉपर का ब्राउन कलर का डिपॉजिट आपको दिखेगा। आयन का नेल यूज किया जाता है, लोखंड का ना एक खिल्ला नेल यूज किया जाता है रिएक्शन में, तो लोखंड के खिल्ले के ऊपर ब्राउन कलर का कॉपर का डिपॉजिट आपको दिखाई देता है, ठीक है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। चलो फिर ये एक रिएक्शन ले लो, जिंक और कॉपर सल्फेट। वापस जिंक किधर है, कॉपर किधर है? हु इज मोर रिएक्टिव? जिंक इज मोर रिएक्टिव। तो डिस्प्लेसमेंट होगा ZnSO4 मिलेगा। कॉपर सल्फेट आपका ब्लू कलर का था, जिंक सल्फेट कलरलेस होता है, तो धीरे धीरे क्या होगा? आपका ब्लू कलर कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू कलर चला जाएगा और कॉपर का ब्राउन डिपॉजिट आपको दिखाई देगा, ठीक है। चलो एक और ले लो, PbCl2, Pb एंड CuCl2। Pb इधर है, Cu इधर है। हु इज मोर रिएक्टिव? Pb। तो वापस डिस्प्लेसमेंट होगा, PbCl2 मिलेगा और कॉपर मिलेगा, ठीक है। लेड क्लोराइड भी, जहां तक मैं समझता हूं कॉपर क्लोराइड ब्लू है, लेड क्लोराइड भी कलरलेस होता है। ये सब एग्जाम में पूछते नहीं है, मेरे को खुजली है इसलिए मैं बता रहा हूं, तो जस्ट चेक कर लेता हूं। लेड क्लोराइड का कलर क्या है? ठीक है, कलरलेस, यस ऑफ कोर्स इट इज कलरलेस, ठीक है। तो यहां पर भी ब्लू कलर चला जाएगा और धीरे धीरे कलरलेस हो जाएगा, कॉपर का ब्राउन डिपॉजिट आपको दिखाई देगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, आयन ऑफ अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस आयन ऑफ अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, इट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डबल आयंस इन द रिएक्टेंट्स आर एक्सचेंज टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट। सिंपल भाषा में आयंस का एक्सचेंज होगा, अदला बदली हो जाएगी एंड एक इनसॉल्युबल मटेरियल बनेगा जिसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। इनसॉल्युबल
इनसॉल्यूबल सब्सटेंस। ठीक है, सोडियम सल्फेट लिया है एंड बेरियम क्लोराइड लिया है, तो इनके रिएक्शन से देखो ये जो सोडियम वाला पार्ट है वो क्लोरीन के साथ चला जाएगा, तो आपको क्या मिलता है लिखना पड़ेगा आपको। अच्छा पहले प्रेसिपिटेट लिखेंगे, बेरियम और सल्फेट साथ में आ जाएंगे, आपको मिलेगा बासोफोर, BaSO4, ये रहेगा सॉलिड। कलर भी बता देता हूं, व्हाइट प्रेसिपिटेट रहेगा इसका, सफेद सफेद व्हाइट कलर का PPT आपको मिलने वाला है बेरियम सल्फेट का। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स मिल जाएंगे, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, प्लस आपको मिल जाएगा NaCl। बैलेंसिंग में आपको इधर 2 लगाना पड़ेगा, बाकी कुछ लगाने की जरूरत है क्या, नहीं है, 2 NaCl डन। चलो वैसे AgNO3 लिया है मैंने और उसमें NaCl डाला, मतलब समझ लो ये AgNO3 है, या फिर नीचे आप ऐसे ले लो, नीचे NaCl है, ऊपर से हम AgNO3 ऐड कर रहे हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस बन रहा है। दिस इज सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड। ठीक है, एक्वियस सॉल्यूशन है। डबल डिस्प्लेसमेंट करने के लिए ये दोनों एक्वियस होने जरूरी हैं, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा, दोनों का एक्वियस होना, पानी में डिसॉल्व होना जरूरी है। चलो तो रिएक्शन करो ना, रिएक्शन चलो लिखो, क्या मिलेगा, AgCl, इसका मिलेगा, प्रेसिपिटेट को आप डाउनवर्ड एरो से दिखा सकते हो, नहीं तो नुस्ता सॉलिड लिखोगे तो भी चलता है। ठीक है, ये आपका बन गया व्हाइट प्रेसिपिटेट है, कलर दिख रहा है आपको, लिखने की जरूरत है नहीं है। और दूसरा क्या मिलेगा, NaNO3, ये कैसा रहेगा, एक्वियस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, इसके पहले भी NaCl कैसा रहेगा, एक्वियस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, चलो फिर क्या है, पोटेशियम क्रोमेट, नाव का आया है पोटेशियम क्रोमेट रिएक्टिंग विद बासोफोर। तो यहां पे क्या होता है, ये बेरियम और ये CrO4 वाला पार्ट दिख रहा है आपको, CrO4, इसको क्रोमेट बोलते हैं, तो बेरियम क्रोमेट साथ में आ जाएगा, BaCrO4, बेरियम क्रोमेट, बेरियम क्रोमेट, और इसका कलर लगेगा येलो PPT। ठीक है, चलो इधर डाउनवर्ड एरो दिखा दिया, मेरी मर्जी कुछ भी लिखूं, या तो डाउनवर्ड एरो या तो ब्रैकेट सॉलिड, डाउनवर्ड दिखा दो, चलो सेफ्टी के लिए, पीछे भी दिखा दो, यहां पर भी ये तो प्लस है, यहां पर भी ऐसा दिखा दो, यहां पर भी ऐसा दिखा दो, आपके मन के शांति के लिए। ठीक, तो कोई आपका मार्क्स नहीं काट पाएगा। BaCrO4 डाउनवर्ड एरो, ये आपका प्रेसिपिटेट आ गया, बाकी क्या बचा, K2SO4। चलो बताओ, कोई क्या बैलेंसिंग की जरूरत है, नहीं है, बैलेंस्ड है। फिर इधर क्या होगा, इधर Ba और SO4 साथ में आ जाएगा, तो आपका बासोफोर बन जाएगा, BaSO4, ये बन गया आपका व्हाइट PPT, इसका व्हाइट रहेगा कलर, प्लस ZnCl2। कुछ करने की जरूरत है क्या, नहीं, ये एक्वियस, इसके पहले बराबर लिखा है सब। ठीक है, डन। डबल डिस्प्लेसमेंट, चलो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट मतलब क्या, स्पीड, किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्पीड को हम रेट बोलते हैं। एंड कुछ रिएक्शंस हैं जो फटफट होते हैं, जल्दी जल्दी, कुछ रिएक्शन है जो धीरे धीरे होते हैं। तो किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड है वो नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। नेचर मतलब जैसे रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी है, कुछ एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है तो उनका रिएक्शन जल्दी होगा, किसी की रिएक्टिविटी कम है तो रिएक्शन स्लो होगा। साइज ऑफ द पार्टिकल्स, जितने पार्टिकल्स छोटे होंगे उतना रिएक्शन जल्दी होगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, जितना रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब अमाउंट। जैसे आपने घर पे एक रूह अफ़ज़ा का बॉटल लाया, रूह अफ़ज़ा, ठीक है, उसको आप पानी में, थोड़ा सा पानी में डालते हो, मिक्स करते हो, फिर पीते हो ना। डायरेक्ट बाटली से पिया तो कैसा लगेगा, हाँ, डायरेक्ट बाटली के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है, पानी डाल के आप क्या करते हो, डाइल्यूट करते हो। तो जितना रिएक्टेंट का भी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, अमाउंट ज्यादा होगा, उतना रिएक्शन फास्ट होगा। टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना रिएक्शन फास्ट होगा। एंड कैटलिस्ट का मतलब क्या है, अ सब्सटेंस, अ केमिकल which speeds up, a chemical which speeds up a chemical reaction without taking part in the reaction। मतलब रिएक्शन में आपका जो कैटलिस्ट है वो खत्म नहीं हो जाएगा, कैटलिस्ट सिर्फ रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने का काम करेगा लेकिन खत्म नहीं हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन के अंदर यूज नहीं हो जाएगा। ठीक है, केमिकल, या फिर एक, ठीक है केमिकल ही लिखते हैं, अ केमिकल विच स्पीड्स अप अ केमिकल रिएक्शन विदाउट टेकिंग पार्ट इन द
रिएक्शन, ये आपका कैटलिस्ट होता है, स्पीड बढ़ाता है रिएक्शन की। तो ये आपके अलग अलग फैक्टर्स हैं, ये क्या है, फैक्टर्स विच अफेक्ट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन या रेट ऑफ द रिएक्शन। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स, तो ये आपको 5 आने चाहिए। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट हो गया, फिर पार्टिकल की साइज हो गई, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, कैटलिस्ट हो गया। 5 आपको आने चाहिए, नाम आना चाहिए, ठीक है। एक एक्सप्लेनेशन के लिए सिर्फ 3 करके जाओ, एनी 3, हो सके तो सारे ही करके जाना, लेकिन आपको यहां पे बेसिकली मैं 3 बता देता हूं। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, एग्जांपल ले लो, एल्यूमिनियम है और जिंक है। रिएक्टिविटी सीरीज याद है आपको, किधर है रिएक्टिविटी सीरीज, के ना ली ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, हो गया, इतने में आ गया। हाँ, हु इज मोर रिएक्टिव, एल्यूमिनियम और जिंक। ज्यादा रिएक्टिव कौन है, एल्यूमिनियम, तो उसका रिएक्शन फास्ट हो रहा है। देखो इधर, इधर बबल्स ज्यादा आ रहे हैं, जिंक में बबल कम आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका नेचर का बात हो गया। किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो एल्यूमिनियम और HCl का रिएक्शन क्या होगा, AlCl3 और हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। इधर अपवर्ड एरो दिखा सकते हो, नहीं तो G दिखा सकते हो, दोनों दिखाने की जरूरत नहीं है। जिंक और HCl, ZnCl2 बनता है और H2 गैस। बस नेचर और रिएक्टिविटी ऑफ द रिएक्टेंट विल इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, इतना ही लिखना है अपने को। बाकी टेक्स्ट बुक में जो छोटा सा पैराग्राफ है उतना 4-5 लाइन आपको लर्न होना चाहिए। साइज ऑफ द पार्टिकल, अब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन HCl के साथ हो रहा है, तो अगर मैंने कैल्शियम कार्बोनेट का एक बड़ा टुकड़ा डाल दिया तो वो धीरे धीरे रिएक्ट करेगा, लेकिन अगर उसका मैंने पाउडर करके ऐसा भुक्का करके डाला तो जल्दी जल्दी रिएक्शन होगा। तो जितना पार्टिकल का साइज छोटा होगा, यहां पे रिएक्शन क्या होगा, CaCl2 मिलेगा आपको, और देखो ध्यान से सुनना, Ca और Cl साथ में आ गए, CaCl2 बना दिया, और ये जो H है और ये CO3, आपको पहले तो ये लोग H2CO3 बना के देते हैं, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोजन और कार्बोनेट साथ में कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, फिर ये वापस टूट कर H2O और CO2 बन जाता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, CO2 और H2O। किससे बनता है आपको पता होना चाहिए, ये किससे बनता है, H2CO3 से बनता है, स्प्लिट होके, ठीक है। तो ये रिएक्शन है, जितना पार्टिकल छोटा, स्मॉलर द साइज ऑफ द रिएक्टेंट पार्टिकल, हायर इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। सिंपल बात हो गई। एंड तीसरा कैटलिस्ट की बात करूंगा। वैसे कॉन्सेंट्रेशन भी मैंने बता दिया, जितना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे उतना रिएक्शन फास्ट होगा, और जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना भी रिएक्शन फास्ट होगा। तो हो सके तो सारे ही पढ़ के जाना, ठीक है। यहां पे मैंने 3 आपको बेसिकली एक्सप्लेन कर दिया। ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है पोटेशियम क्लोरेट का, KClO3। अगर आप सिर्फ हीट करोगे तो ये रिएक्शन बहुत स्लो होता है, लेकिन MnO2 डालने से, ये आपका कैटलिस्ट है, इसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। बिना MnO2 के सिर्फ हीट करोगे तो बहुत स्लोली होता है वो डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, KClO3 ब्रेक होके KCl एंड O2 बनता है। बैलेंस आप कर लेना, ठीक है, करके दे दू बैलेंस, नहीं आता है आपको बैलेंसिंग, बताओ। इधर ऑक्सीजन क्या है, ऑड नंबर है, इधर इवन नंबर है, तो पहले मैं क्या करूंगा, इधर 2 लगाऊंगा। ऑक्सीजन कितना होगा, 3 2 6, तो इधर मैंने 3 लगाया, और KCl कितना हो गया, 2 हो गया, तो इधर 2 लगाया, हो गया बैलेंस, ठीक है। सीधा सीधा हीट करोगे तो बहुत स्लो होता है, MnO2 डालने से स्पीड बढ़ जाती है। रेट ऑफ द अबव रिएक्शन नाइदर इंक्रीजेस बाय रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज भी छोटा ले लिया फिर भी स्पीड नहीं बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ा दिया फिर भी स्पीड नहीं बढ़ रही है, ठीक है। मैंगनीज डाइऑक्साइड डाला कैटलिस्ट, तो फटाफट रिएक्शन होने लगा। The substance in whose presence the rate of a chemical reaction changes without causing any chemical change to it, ठीक है, मतलब आपका जो कैटलिस्ट है वो खुद चेंज नहीं होता, इट इज कॉल्ड एज अ कैटलिस्ट। एक और एग्जांपल है H2O2, इसका डिकम्पोजिशन मैंने बताया, खुला रख दोगे, सनलाइट में रख दोगे तो अपने आप ये ब्रेक डाउन होता है, लेकिन बहुत स्लो होता है। तो इसके अंदर भी कैटलिस्ट, इसमें भी मैंगनीज डाइऑक्साइड ही डाला जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट लेट मी कंफर्म, लेट मी कन्फर्म, होना तो वही चाहिए। यस, सेम कैटलिस्ट MnO2 इसमें भी इस्तेमाल किया जाएगा, यहां पे लिख देंगे MnO2, ठीक है। चलो आगे चलेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की तरफ। इन दोनों के 3 मतलब है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना, या इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना, ठीक है। ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना,
इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव होना, लॉस होना, एंड रिडक्शन इज ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का ऐड होना, इलेक्ट्रॉन्स का ऐड होना। तो ये तीन मतलब बेसिकली थोड़ा आपको आना चाहिए। चलो एग्जांपल के साथ देखेंगे। यहां पे आपको कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन कॉपर और H2O बनते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मुझे बताओ यहां से थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, यहां से लेके यहां तक की बात करें, क्या नहीं से यहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और यहां पे एडिशन या गेन, एडिशन बोलू, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलो तो मुझे बताओ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन म्हणजे काय? कैन आई कॉल इट रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना कि कोई भी रिएक्शन होना, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो साथ में रिडक्शन भी होगा ही। एक रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे किसी का रिडक्शन होगा, तो ये दोनों प्रोसेसेस साथ साथ में होती हैं। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शंस, रिडक्शन ऑक्सीडेशन हमेशा साथ में होता है, नुस्ता रिडक्शन नुस्ता ऑक्सीडेशन नहीं होता। ठीक है, चलिए तो मुझे बताइए ये हुआ आपका रिडक्शन और ये हुआ आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलो वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द अदर गेट्स रिड्यूस्ड, सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शंस। अब क्या पूछा है, हु इज ऑक्सीडाइज्ड, किसका ऑक्सीडेशन हुआ? H2 का। किसका रिडक्शन हुआ? CuO का। अभी रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या? एजेंट मतलब जो कुछ काम करता है। चलो अब मेरे को बताओ, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, खुद तो ऑक्सीडेशन कर रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन, लेकिन इसके वजह से इसका रिडक्शन हुआ। ध्यान से सुनना, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है? हाइड्रोजन के वजह से। हाइड्रोजन, मुझे बताओ ये जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन इसको लेके जा रहा है ना, तो हाइड्रोजन के वजह से रिडक्शन हो रहा है। तो हाइड्रोजन कौन है? एजेंट है। क्या कर रहा है वो? रिडक्शन करवा रहा है ना, तो ये है तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, एक बात याद रखना, सिंपल है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मुझे उल्टा बताओ, कॉपर ऑक्साइड के वजह से हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऐसा भी बोल सकता हूं, तो कॉपर ऑक्साइड कौन है? ये तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उल्टा है। ठीक है, सो हु इज द रिड्यूसिंग एजेंट? यहां पे हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? कॉपर ऑक्साइड। एक और सिंपल तरीका है, जिस रिएक्टेंट के पास, ध्यान से सुनिए, जिस रिएक्टेंट के पास ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाएगा। ठीक है, ऐसे भी इसको आप समझ सकते हो, या तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उल्टा ये है रिलेशन। ठीक है, चलो अभी इधर बताओ मेरे को क्या हो रहा है, यहां से लेके यहां तक मुझे बताओ। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब ये क्या है? रिडक्शन। ये रिडक्शन हो रहा है, तो ये कौन है? ये रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके पास ऑक्सीजन है ना, ये कौन है तुम्हारा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, दूसरी बात, यहां से लेके यहां तक गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ये ऑक्सीडेशन है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये कौन है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है। बात समझ में आया? ठीक है, तो ये तुम्हारा याद रखना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसके पास ऑक्सीजन है, और ये तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट है जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है। व्हाट इज ऑक्सीडाइज्ड? HCl इज ऑक्सीडाइज्ड। हु इज रिड्यूस्ड? MnO2 इज रिड्यूस्ड। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जिसका ऑक्सीडेशन होता है HCl, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? MnO2। ठीक, चलो इधर देखो क्या हो रहा है, अब ध्यान से सुनना, वेरी इंटरेस्टिंग। यहां से यहां ध्यान से सुनिए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का रिमूवल को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं, इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एंड इधर क्या हो रहा है? इधर से लेके इधर, यहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये क्या है? ये रिडक्शन है। ध्यान से सुनो,
ठीक है। सो हु इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हु इज द रिड्यूसिंग एजेंट, मेरे को बताओ। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। उल्टा है ना रिलेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, यही बेसिक बताना था। मुद्दा समझ में आ गया आपको? ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड यहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हु इज ऑक्सीडाइज्ड, H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है। हु इज रिड्यूस्ड, SO2 का रिडक्शन हो रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जिसका ऑक्सीडेशन होता है, H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जिसका रिडक्शन होता है, जिसके पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन भी है ना इसके पास, दिख रहा है ना, तो SO2। डन। चलो, रस्टिंग के ऊपर मैंने 15 मिनट का छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो बनाया है, जिसमें पूरा डिटेल में बता दिया है मैंने कि रस्टिंग के अंदर क्या होने वाला है। बहुत अच्छे से बताया हुआ है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, इसको देख के पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो, लास्ट एक छोटा टॉपिक है, रैंसिडिटी। रैंसिडिटी मतलब क्या? आपके खाने में जो ऑयल है या घी है या फैट्स है, उनका ऑक्सीडेशन, ऑयल का ऑक्सीडेशन होने से, फैट का ऑक्सीडेशन होने से वो खाने की जो वस्तु है वो खराब हो जाती है, बास आने लगती है उसमें से। ठीक है। द टेस्ट एंड ओडर ऑफ, द टेस्ट, स्वाद और सुगंध फूड मटेरियल का कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंजेस व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज्ड टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, इट इज कॉज्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल विच इज प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल, है ना। स्वाद में भी चेंज आ जाएगा, सुगंध में चेंज आ जाएगा, बास आने लगेगा, इसको बोलते हैं रैंसिडिटी। कैसे प्रिवेंट करोगे? बाय यूजिंग स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में रख लो, या एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल कर लो। आपको मालूम है चिप्स वगैरह में सिट्रिक एसिड दिख रहा है इधर, सिट्रिक एसिड एज अ एंटीऑक्सीडेंट इस्तेमाल किया जाता है ताकि ऑक्सीडेशन ना हो। प्लस हम बोलते हैं ना हवा भरा है, हवा भरा है, हवा नहीं रहता, इसके अंदर नाइट्रोजन गैस होता है। तो नाइट्रोजन गैस क्या कर रहा है? एक तो आपका जो चिप्स का पैकेट है वो फूगा हुआ रहता है ताकि वो दबे ना। अगर वो दब गया, उसके ऊपर कुछ प्रेशर आया तो अंदर का चिप्स का भुक्का हो जाएगा। पहला बात, हवा ज्यादा क्यों भरते हैं? ताकि अंदर का चिप्स प्रोटेक्टेड रहे। दूसरी बात, नाइट्रोजन भरते हैं, अंदर हवा नहीं होती है, नाइट्रोजन होता है ताकि ऑक्सीडेशन ना हो। ठीक है, एयर नहीं होता इसके अंदर, याद रखना, नाइट्रोजन होता है ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करने के लिए। तो ये 3 पॉइंट याद रखो। अभी फटाफट पीवाईक्यू देख लो मेरे साथ साथ। व्हेन द पॉजिटिव चार्ज ऑन एटम और एन आयन इंक्रीजेस और द नेगेटिव चार्ज ऑन देम डिक्रीजेस, इट इज कॉल्ड, वाह 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 वाह। तो देखो, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, अच्छा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। अगर आयन 2+ है, चलो एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है। Fe जब 2+ से Fe3+ पे जाता है, इसको हम सिंपल भाषा में ऑक्सीडेशन बोलते हैं, याद रखना। ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की थी ना मैंने, तो ये क्यों होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, तो ये ऑक्सीडेशन है। और द नेगेटिव चार्ज डिक्रीजेस, जैसे आपके पास मान लो O2- है, उसका मैंने O बनाया, नेगेटिव चार्ज कम हो गया ना, 2- से वो 0 हो गया। तो ये भी क्यों होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, इसको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं, याद रखना ये। ठीक, तो ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड गिव द नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स। कॉपर सल्फेट आयन, तो क्या मिलेगा? FeSO4 एंड कॉपर। वेदर द फॉलोइंग रिएक्शन आर एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। एंडो मतलब हीट एब्जॉर्ब होती है। अब देखो, पहले रिएक्शन में हीट बाहर आ रही है, प्रोडक्ट के साइड पे हीट लिखा है, तो ये एक्सोथर्मिक है, हीट इज गिवन आउट। फिर यहां पे एरो के ऊपर हीट है, मतलब हम हीट कर रहे हैं, हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, सो ये हो गया एंडोथर्मिक, हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन द रिएक्शन। और यहां पर भी हीट प्रोडक्ट के साइड में है, सो दिस इज एक्सोथर्मिक। ओके, इतना ही है, 3 मार्क के लिए पूछा है, बताओ। तो सिंपल, द रिएक्शन इन विच आयंस इन द रिएक्टेंट आर एक्सचेंज टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट कब बनेगा? डबल डिस्प्लेसमेंट में बनेगा। कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हीट इज एन एग्जांपल ऑफ, बताओ, हीट बाहर आ रही है। वैसे तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, लेकिन हीट बाहर आ रही है तो इसको मैं एक्सोथर्मिक भी बोल सकता हूं, सो इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल। रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन। एक बात याद रखना, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हम बोलते हैं ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन एक बात याद रखना, जब ऑक्सीडेशन होता है, एक चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो सामने कोई ना कोई किसी ना किसी रिडक्शन भी होगा।
दूसरे किसी रिएक्टेंट का रिडक्शन भी होगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में होते हैं, सिर्फ ऑक्सीडेशन अकेला नहीं होता। तो यस, रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग सेल्युलर रेस्पिरेशन, दिस इज ट्रू। समझ में आ रही है बात? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन किसी ना किसी का रिडक्शन भी होगा। व्हाट इज मेंट बाय डिकम्पोजिशन रिएक्शन? राइट द केमिकल रिएक्शन डिकम्पोजिशन ऑफ शुगर। डेफिनेशन लिखोगे और शुगर का क्या था, क्या था? C12H22O11, ये आपका शुगर था, सुक्रोज। उसको आपने गर्म किया तो कार्बन और वाटर ये मिला, आपको बैलेंस कर लो इसको। व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड? व्हाट इज द कलर ऑफ द गैस रिलीज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन? राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कॉन्सेंट्रेटेड पूछा है, राइट द नेम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो। कॉपर को जब मैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाता हूं, नाइट्रिक एसिड क्या है? इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको सिंपल भाषा में पहले तो कॉपर नाइट्रेट मिलता है CuNO3 ट्वाइस, प्लस आपको मिलता है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। इसका कलर रहेगा रेडिश, रेडिश कलर रहेगा, एंड साथ में आपको मिलेगा वाटर। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन है, ये बात याद रखना, कॉन्सेंट्रेटेड की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब इसको बैलेंस भी करना है। रेडिश कलर की गैस आपको दिख रही है NO2 की। ठीक है, चलो इसको बैलेंस करने के लिए HNO3 को 4 लगाओ। कॉन्सेंट्रेटेड में HNO3 को 4 लगाने का, बाद में आगे की कहानी अपने आप बैलेंस होती है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन आपको 4 दिख रहा है, अब देखो इधर ये नाइट्रोजन 4 हो गया, तो यहां पे याद रखो ये 2 नाइट्रोजन, तो इधर आपको 2 लगाना पड़ेगा। नाइट्रोजन 4 हो गए, फिर हाइड्रोजन भी 4 हैं, तो इधर आपको 2 लगाना पड़ेगा, हाइड्रोजन भी 4 हो गया। इतना ही बैलेंसिंग है। ठीक है, फिर डाइल्यूट का भी एग्जांपल देख लो। जब आप डाइल्यूट का इस्तेमाल करोगे तो आपको वापस कॉपर नाइट्रेट मिल रहा है CuNO3 ट्वाइस। यहां पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा NO। बिकॉज आपका जो डाइल्यूट एसिड है ना, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर थोड़ी कम है, तो यहां पे आपको NO2 नहीं मिलेगा, NO मिलेगा। ठीक है, डाइल्यूट एसिड जो है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर थोड़ी कम है, तो NO बनाएगा वो, प्लस आपको वाटर तो मिलने वाला है। अब यहां पे डाइल्यूट के रिएक्शन में आप लिखोगे 3 8, 3 कॉपर 8 HNO3, और इसके बाद आप बैलेंस करोगे, इधर 3 लगाओगे। हाइड्रोजन कितना है मेरे को बताओ? 8 हाइड्रोजन है, तो आप इधर 4 लगाओगे, एंड नाइट्रोजन भी 8 है ना, तो इधर 3 2 6, 6 नाइट्रोजन यहां पे हो गए, तो यहां पे आपको 2 लगाने हैं। इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा ये। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड? तो आपको आंसर लिखना है कि कॉपर नाइट्रेट बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है, एंड वाटर बनता है। उसका बैलेंस, व्हाट इज द कलर ऑफ द गैस? कलर लिखोगे आप, रेडिश कलर की गैस होती है। पहले तो आप एक्सप्लेनेशन लिखो कि क्या क्या बना, कॉपर नाइट्रेट बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना, रेडिश कलर की गैस निकली। व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन? ये भी आपने लिखा। नेम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट क्या है आपका, रिएक्टेंट में क्या क्या लिखोगे और प्रोडक्ट में क्या क्या लिखोगे? बताओ, रिएक्टेंट में क्या है? एक तो कॉपर है और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, और प्रोडक्ट में क्या लिखा तुमने? कॉपर नाइट्रेट, दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस पॉइजनस होती है, रेड कलर की, याद रखना, एंड वाटर। ठीक है, 1 2 और इधर 1 2 3। ठीक है, चलिए चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, राइट द करेक्ट ऑप्शन। CuSO4 Zn ZnSO4 Cu, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। फिर इधर बताओ, आइडेंटिफाई द अबाउ केमिकल रिएक्शन। वैसे तो आपको पता है ये आपका हुआ रिडक्शन, तो ये ऑक्सीडेशन तो हुआ, लेकिन एक्चुअली में ये गलत है थोड़ा। एक्चुअली में ना ये होता है, ऐसे हम बताते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, कोई नहीं, आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया है, जैसा दिया है, मुद्दा सेम ही आने वाला है। आइडेंटिफाई द अबाउ केमिकल रिएक्शन, इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन इन A एंड B। ए को आप क्या बोलोगे? ऑक्सीजन का रिमूवल है ना, A इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो दिस इज नथिंग बट रिडक्शन, एंड B इज गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये लोग ने ऐसा सल्फर निकाल के उसके जगह ऑक्सीजन ले लिया, लेकिन ठीक है, ऑक्सीडेशन। दूसरा वाला क्या है? ऑक्सीडेशन है। कोई नहीं, चलो ठीक है। व्हाट इंफॉर्मेशन विल यू गेट फ्रॉम द
फॉलोइंग गिवन रिएक्शन, इस रिएक्शन से आपको क्या पता चला, यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है, यहाँ पे प्रोडक्ट कौन है, ठीक है। रिएक्शन अकर्स व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज एंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, CaCO3। साइंटिफिक रीजन, व्हेन द गैस फॉर्म्ड ऑन हीटिंग लाइमस्टोन इज पास थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। इसके पीछे का रीजन क्या बताओगे आप, कि लाइम वाटर में क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका आंसर दिया मैंने, नहीं दिया। ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस इट इज एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो मिल्की क्यों होता है, उसका भी रीजन तो आपको मैंने बताया ना, कि जब CO2 को आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट का इनसॉल्युबल पार्टिकल्स मिलेगा, प्रेसिपिटेट मिलेगा, प्लस H2O, ठीक है। तो उसकी वजह से लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो ये 5 फैक्टर है, उनके नाम आपको लिखने हैं। कौन से थे, नेचर था, साइज ऑफ पार्टिकल था, कॉन्सेंट्रेशन था, टेम्परेचर था, कैटलिस्ट था। 5 फैक्टर हो गए, एक्सप्लेन एनी 1 फैक्टर बोला हुआ है। तो मैंने तो आपको क्या बोला है, 5 करके ही जाओ, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके फैक्टर्स हो गए 5 के 5, और कोई भी एक एक्सप्लेन कर दो। When the gas formed on heating limestone is passed through, हाँ ये इसका पूरा आंसर मैंने यहाँ पे दिया। जब आप डिकम्पोजिशन करोगे तो CO2 बनेगा, ये आपका लाइम वाटर, फिर उनके बीच का रिएक्शन, इस तरीके से, ठीक है। और यहां पर आप एक चीज देख पा रहे हो, CaCO3 ब्रैकेट में S भी लिखा और बाद में एरो भी दिखा है, चलेगा ऐसा भी दिखाया तो, लेकिन एकदम प्रॉपर, चलो कंफर्म कर लेते हैं, दोनों दिखाने की जरूरत है क्या, कि नुस्ता एक दिखाएगा तो चलेगा। कंफर्म करना जरूरी है, या तो मैं गलत हो सकता हूं या तो सही हो सकता हूं, जितना मैंने पढ़ा है। आदमी अगर गलत है तो गलती एक्सेप्ट करे, ऐसा भी नहीं कि बाद में ये काट दूंगा पार्ट, गलती है तो सामने भी पता चले। बताओ, बता ही नहीं रहे, अरे बता दे भाई। नो, बोथ आर नॉट नेसेसरी, आइदर वन, या तो S लिखो या तो डाउन एरो लिखो, बराबर है। और वैसे गैस जब बाहर आती है तब भी या तो ब्रैकेट में G लिखो या तो अपवर्ड एरो लिखो, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है एज पर साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, ठीक है। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, लेफ्ट हैंड में रिएक्टेंट मिलेंगे, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन अल्फाबेट। द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more product are formed from a single reactant is decomposition. State whether the given statement is true. Rancidity is oxidation. Yes, true. Give with reference to the given diagram, answer the question. Type of chemical reaction, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं तो डिकम्पोजिशन है, ठीक है। गिव द नेम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो इधर रिएक्टेंट तो एक ही है ना, CaCO3, और प्रोडक्ट में क्या लिखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है प्लस कैल्शियम ऑक्साइड भी बनता है, चलो ऐसे लिखो, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपके प्रोडक्ट हो गए। राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। रिएक्शन लिख सकते हो ना, CuI2 ब्राउन, AgCl का कलर होता है व्हाइट, ये लिख सकते हो C और H2O, बैलेंस करके पूरा लिखने का, बैलेंसिंग में ये आपका 12 कार्बन, इधर 11 वाटर। एक मिनट, इसके पहले का जो रिएक्शन था उसमें लाइम वाटर के बारे में लिखना है क्या, ये मेरे दिमाग में चल रहा है कंटिन्यूसली। लाइम वाटर के बारे में बताने की जरूरत है कि सिर्फ डिकम्पोजिशन बताने की जरूरत है, बस उतना ही है। टेक्स्ट बुक में भी डायग्राम के नीचे उतना ही लिखा ना, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, उतना ही लिखना है। चलो फिजिकल केमिकल चेंज बता दोगे, ये आपका फिजिकल चेंज, ये केमिकल, ये केमिकल, फिजिकल, केमिकल, फिजिकल, ठीक है। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक बताओ, ये भी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है आपका। हीट बाहर आ रही है तो ये एक्सो, हीट दे रहे हैं तो ये एंडो, हीट बाहर आ रही है एक्सो, हीट दे रहे हैं एंडो, ठीक, बताओ 2 मार्क मिल गया।
व्हाट इज रेडॉक्स रिडक्शन, उसका डेफिनेशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे ये आप इक्वेशन लिख सकते हो अपनी कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन वाली, और उसके अंदर कौन क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है, वो आप लिख सकते हो जो हमने देखा। सेशन का पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा। इट इज रिकमेंडेड टू यूज एयरटाइट कंटेनर, ये भी गिव रीजन आपका टेक्स्ट बुक का ही है। गिव रीजन के बारे में मैं आपको यही बताऊंगा कि पीवाईक्यू में जितने हैं वो तो करो ही, उसके अलावा जिस किसी चैप्टर में जो जो गिव रीजन दिए हैं वो भी आप करके ही जाओ। गिव रीजन एक्सरसाइज में से ही आते हैं 95% ऑफ द टाइम, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये आपका डिस्प्लेसमेंट, ये कॉम्बिनेशन, ये डीकंपोजिशन, ठीक है। KClO3 पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोज टू KCl प्लस ऑक्सीजन। In chemical equation, we write the reactant on right and product on left. This is false. Balance, do not write step by step. डब्बा बिब्बा बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बैलेंस करके लिखना है। बैलेंसिंग आप करो, कर सकते हो ना। ये इधर MnCl2 है, ठीक है, और ये Cl2 है, क्लोरीन। व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट, ठीक है। राइट द, इसका आंसर दिया गया, रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3 XH2O। Write the chemical reaction of electric current passing through positive negative surface of ion. पॉजिटिव नेगेटिव मतलब बेसिकली एनोड रीजन में क्या रिएक्शन हो रहा है और कैथोड रीजन में क्या रिएक्शन हो रहा है, ये अपने को दोनों रिएक्शन लिखने हैं। वो वाला एक वीडियो देख लोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी रस्टिंग के बारे में। ये वीडियो बहुत लंबा नहीं करना, इसलिए इसको टू द पॉइंट रख रहा हूं। कन्वर्जन ऑफ फेरस सल्फेट इनटू फेरिक सल्फेट। फेरस मतलब फेरस के अंदर Fe2+ रहेगा और फेरिक में Fe3+ रहेगा, ठीक है। तो यहां पे आप 2+ से 3+ जा रहे हो, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। दिस इज ऑक्सीडेशन। पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और ये भी क्यों होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे। आपको मालूम है ये जो आयन है, अभी इसके अंदर 26 प्रोटॉन है और 24 इलेक्ट्रॉन है। जब Fe3+ होगा, प्रोटॉन चेंज नहीं होते, 26 ही रहेंगे, लेकिन यहां पे 23 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो 3+ चार्ज आएगा। तो यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, सो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। आइडेंटिफाई AB। लाइमस्टोन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। उसको हीट करोगे क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, CO2 मिलेगा, ठीक। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक लिखना है, ठीक है। तो ये वाला हीट हम दे रहे हैं, तो ये एंडो हो गया। बैलेंस करना है, डायरेक्ट लिखना है, 1 मार्क के लिए है, डायरेक्ट आंसर लिखना है, कोई डब्बा बनाने की जरूरत नहीं है। आइडेंटिफाई ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्टेंट मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो बताओ, जिसके पास ऑक्सीजन होता है वो तुम्हारा ऑक्सीडेंट हो गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा, रिडक्टेंट हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, ठीक। कंप्लीट द गिवन केमिकल रिएक्शन। FeSO4 ये तो लिख लोगे ना, और Cu। टाइप ऑफ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये रस्ट का आंसर है। व्हाट इज रस्ट, रेडिश कलर्ड सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यू टू कोरोजन ऑफ आयन इज कॉल्ड रस्ट। रस्ट की डेफिनेशन लिखोगे यहां पे, डिफाइन। केमिकल फॉर्मूला Fe2O3.XH2O, ये तुम्हारा रस्ट का फॉर्मूला हो गया। फिर एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन, और कोरोजन की डेफिनेशन क्या है, ड्यू टू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल टेक प्लेस कंसिक्वेंटली रिजल्टिंग इन द डैमेज, दिस इज कॉल्ड कोरोजन। एटमॉस्फेयर की वजह से मेटल का ऑक्सीजन होता है और मेटल खराब होता है, डैमेज होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड, BeO। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम का आपको पता होना चाहिए, वैलेंसी 2 है, क्लोरीन का 1 है, क्रिस क्रॉस करोगे क्या मिलेगा, BeCl2। BeCl2। मैंने 1 to 20 एलिमेंट्स का वैलेंसी याद करने बोला है ना, तो ये उसी के अंदर आता है। बेरिलियम क्या है, एटॉमिक नंबर 4, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, वैलेंसी 2। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन अल्फाबेट। कंबशन ऑफ कोल क्या है, कोल को जलाओगे C+O2 करोगे, CO2 मिलेगा तुमको, तो दिस इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कोल में क्या होता है, कार्बन, कार्बन होता है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, राइट द करेक्ट ऑप्शन। द क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट क्या होता है, FeSO4। कलर क्या रहेगा, ग्रीन, पेल ग्रीन इन कलर। Explain the similarity and difference in two events, namely adding NaOH to water and adding CO to water. बताता हूं, चलो। NaOH को पानी में डालोगे और CaO को पानी में डालोगे, तो सिमिलैरिटी और डिफरेंस क्या है। देखो, NaOH को और CaO को हम पानी में डालते हैं तो दोनों डिसॉल्व होते हैं,
ये सिमिलैरिटी है, ठीक है। NaOH डिसॉल्व्स इन वाटर फॉर्मिंग एक्वियस NaOH। NaOH को जब आप पानी में डालोगे तो आपको NaOH AQ एक्वियस फॉर्म में मिलेगा, बस डिसॉल्व हो जाएगा और कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है। दिस इज अ फिजिकल चेंज, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहां पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। वाइल कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बता के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। Aqueous NaOH and COH twice are bitter in taste and turn red litmus to blue. Both are basic in nature. Both events are exothermic. It means lot of heat is evolved. दोनों में heat generate होती है। Sodium hydroxide is difference क्या देखो, highly soluble in water, whereas calcium oxide is less soluble in water. तो easily react नहीं करता calcium oxide, धीरे धीरे react करता है, less soluble है। NaOH is monoacidic base, whereas COH twice is diacidic base. इसका क्या मतलब होता है? देखो NaOH के पास एक OH ग्रुप है तो इसको मोनो एसिडिक बेस बोलते हैं, और Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, CaOH ट्वाइस, इसके पास दो OH ग्रुप है, इसको डाई एसिडिक बेस बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात, NaOH इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, मेक्स अ स्ट्रॉन्ग बेस, वेयर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। ठीक, इतना थोड़ा आपको सिमिलैरिटी डिफरेंस याद कर लो। एक ही बार पूछा था ऐसा, बाय द वे ये भी आपका आई थिंक एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बार बुक उठानी पड़ रही है, एक्सरसाइज में ये ना ये दिया हुआ है, कुछ अलग नहीं है। तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक ही बार पूछा था। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन अल्फाबेट। रिएक्शन ऑफ आयरन नेल विद कॉपर सल्फेट, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। AgNO3 NaCl, ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आइडेंटिफाई एंड राइट द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन लिखो उसका, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट नाम लिखना है। ये दोनों तुम्हारे रिएक्टेंट, ये दोनों प्रोडक्ट, ठीक है। विद दिस ये चैप्टर का अपना सब PYQ सॉल्व हो जाता है। रस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है तो एक बार वो छोटा सा वीडियो देख लोगे, रस्टिंग भी क्लियर हो जाएगा। और कोई बैच के रिगार्डिंग इंक्वायरी है या पढ़ने में दिक्कत है तो हमारे एजुकेशनल काउंसलर से आप बात कर सकते हैं इन दोनों नंबर के ऊपर। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।